हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़े थे। इसमें हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप उस पिछले वीडियो को देख लेंगे एवं चैनल पर जो भी नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछले क्लास में हम लोग ने ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या क्या पढ़ा था, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने वृत्त के बारे में बताया था कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त बताए थे कि वृत्त क्या है, एक बिंदुओं का समूह है जिसकी एक निश्चित बिंदु से क्या हो, सब समान दूरी पर हो। तो ये आपका सर्किल हुआ और इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, ये पढ़ लिए थे। और केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसे r से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े थे फिर जीवा। तो जीवा बताए थे कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे ये क्या हुआ, आपका जीवा हुआ, ये आपका जीवा हुआ, ये आपका जीवा हुआ, ये सब क्या था, जीवा था। तो जीवा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। उसके बाद ये आपका हो गया जीवा, ये त्रिज्या। एक व्यास हम लोग देखे थे। तो व्यास में क्या था कि वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। ये आपका क्या हुआ, व्यास हुआ। यहाँ से यहाँ व्यास, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, और व्यास जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ये आपका व्यास नहीं हुआ, ये आपका जीवा हुआ। और ये भी जीवा है, लेकिन ये जीवा अगर केंद्र से होकर गुजरती है तो वो जीवा आपका व्यास कहलाती है। तो व्यास समझ लीजिए थे। उसके बाद एक चाप पढ़े थे। तो चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि का एक भाग होता है। जैसे मान लें कि एक भाग इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ये भाग ले लिए, अगर ये भाग, तो ये क्या है, आपके चाप है। तो हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग ज़रूर पिछले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ सर्किल। आपको हम बता दें कि अभी हम बेसिक टर्म देख रहे हैं, क्योंकि ये टर्म आपको दिमाग में बैठना जरूरी है कि त्रिज्यखंड क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, जीवा क्या होती है, चाप क्या होती है। ये जब तक आपको अगर पता नहीं रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिज्यखंड क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्किल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो देखिए, त्रिज्यखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है। तो त्रिज्यखंड एक क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्यीय खंड एवं चाप के अंदर होता है। त्रिज्या खंड मतलब दो त्रिज्या एवं चाप के अंदर होता है। तो देखिए, जैसे हम ये एक सर्किल देखते हैं, ये सर्किल है, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर है। अब देखिए, त्रिज्यखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा जगह होता है जो किन्हीं दो त्रिज्या खंड, मान लें कि एक त्रिज्या ये आर, एक त्रिज्या ये आर, ठीक है, दो त्रिज्या खंड, दो त्रिज्या हो गया, एवं चाप तो ये था, ये चाप। अब देख सकते हैं हम यहाँ से ये चाप कह सकते हैं, और दो त्रिज्या, यहाँ से देखिए। तो त्रिज्यखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्या खंड, तो दो त्रिज्या और एक चाप, एवं चाप के अंदर चाप के अंदर का क्षेत्र होता है। तो देखिए, ये जो क्षेत्र आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो इसको अगर हम अलग फिगर बनाएंगे तो देखिए, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, और ये क्या है, चाप है, यानी चाप को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। तो उम्मीद है कि आपको त्रिज्यखंड समझ में आ गया होगा। अब त्रिज्यखंड, इसमें ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड भी वृत्त में दो बनता है। एक आपका दीर्घ त्रिज्यखंड और एक आपका लघु त्रिज्यखंड बनता है। एक दीर्घ त्रिज्यखंड, एक लघु त्रिज्यखंड। तो देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हुआ, तो ये वृत्त था, इसमें से एक भाग हम लोग निकाल लिए थे। ये छोटा वाला जो निकाले वो आपका लघु त्रिज्यखंड हुआ, और ये जो हम इससे हम जो डॉट डॉट हम कर रहे हैं ये आपका क्या हुआ,
दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। ये आपका क्या हुआ? दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। तो अगर हम फिगर की बात करें तो इसी फिगर में हम लोग उससे देखिए, ये आपका लघु, ये छोटा वाला हम निकाल लिए, ये आपका लघु त्रिज्यखंड। और देखिए ये निकालने के बाद जो ये शेष भाग बचा, इधर वाला जो भाग बचा वो आपका क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो दो त्रिज्या एवं चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। और त्रिज्यखंड में दो टाइप का त्रिज्यखंड बनता है, एक लघु त्रिज्यखंड मतलब छोटा त्रिज्यखंड, और एक बड़ा त्रिज्यखंड। तो ये लघु हो गया और एक बड़ा हो गया। उम्मीद है कि ये आपका जो वृत्त का त्रिज्यखंड है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी केवल आप जानिए इसे कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं हम वो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये जानना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होती है, जीवा क्या होती है, ये सब अभी आपको समझना है। और ये अच्छे से समझिएगा तो आगे का जो भी प्रश्न होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कंसेप्ट होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में छोड़कर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। बारीकी से समझिए, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य आपको रखना ज़रूरी है। आप शॉर्टकट में कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए धैर्य आपको रखना पड़ेगा। अब आती है बात वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड देखिए, वृत्तखंड क्या है कि वृत्तखंड वह क्षेत्र होता है, यानी वृत्तखंड भी एक क्षेत्र होता है जो एक जीवा, अब आपको यहाँ अगर वर्ड हम जीवा लिख रहे हैं तो आपके माइंड में बढ़ जाना चाहिए कि जीवा क्या होता है। एक जीवा एवं एक चाप से घिरा होता है। जैसे त्रिज्यखंड दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा होता था, लेकिन वृत्तखंड क्या है? एक जीवा और एक चाप से घिरा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कि ये सर्किल है, ये आपका क्या है? सर्किल है, ये आपका सेंटर है, सेंटर हो गया। अब वृत्तखंड वह क्षेत्र होता है जो एक जीवा, अगर हम इस जीवा की बात करें, ये क्या है? जीवा है। जीवा बताते हैं कि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये आपका क्या हुआ? जीवा हुआ। चलिए, तो एक जीवा एवं चाप। तो देखिए ये एक चाप बना ना, ध्यान से देखिए, ये एक चाप बना, आप देख सकते हैं, हम पेन चला रहे हैं। ये आपका जीवा हो गया और ये आपका क्या हो गया? चाप हो गया। इसके बीच का जो क्षेत्र हुआ, ये जो क्षेत्र हुआ, ये आपका क्या कहलाया? वृत्तखंड कहलाया। ये आपका क्या कहलाया? वृत्तखंड का या सेगमेंट कहलाया। यानी अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो इस टाइप का आकृति बना, इस टाइप का, तो ये आपका क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। अब सीधा समझ रहे, वृत्त का खंड यानी वृत्त का एक पार्ट, एक टुकड़ा। अब इसमें भी वृत्तखंड जो है दो टाइप का बन जाएगा, एक लघु वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। जैसे त्रिज्यखंड में बना था एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड, उसी हिसाब से इसमें भी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो ये वाला छोटा वाला जो भाग हो गया वो लघु हो गया, और ये जो बड़ा भाग जो बच गया वो आपका क्या हो गया? दीर्घ हो गया। अगर हम इसको हम बाहर निकालते हैं तो लघु में ये आ गया और दीर्घ में, ध्यान से देखिएगा, जो बड़ा वाला पार्ट है वो क्या आ गया? दीर्घ में आ गया। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या अंतर है। त्रिज्यखंड आप समझ गए कि त्रिज्यखंड दो त्रिज्या और एक चाप के अंदर का क्षेत्र होता है, और वृत्तखंड एक जीवा और एक चाप के अंदर का क्षेत्र होता है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। ये सब जो है आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक फिगर, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। हालांकि इसको ज्योमेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा अभी हम लोग बेसिक चल रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टेंजेंट ऑफ सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो देखिए स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। तो वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से किसी एक बिंदु पर छूती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे अगर हम, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल, ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो ये वृत्त के बाहर से कोई एक बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु को टच करके अगर कोई लाइन अगर निकलती है, बिंदु को टच करके कोई लाइन अगर निकलती है तो यह रेखा आपका क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। ये रेखा क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा, टेंजेंट, है ना।
अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अगर इस पर हम आपको पता है कि इसमें आप बताइए कि क्या ये टेंजेंट होगा। अगर हम ये रेखा अगर हम खींच रहे हैं तो देखिए क्या ये आपका टेंजेंट है, क्या ये स्पर्श रेखा है? नहीं, क्योंकि ये दो बिंदु पर को टच कर रहा है। देखिए एक बिंदु और दो पे, तो ये आपका स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा क्या करता है कि एक बिंदु पर टच करता है। और ध्यान रखिएगा एक चीज़, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि स्पर्श रेखा ये रेडियस है त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं, हालांकि ये पॉइंट हम लोग ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए वृत्त की छेदन रेखा, सेकेंड ऑफ सर्किल, छेदन रेखा क्या है? तो देखिए वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। जैसे देखिए ये आपका वृत्त हुआ, ये आपका सर्किल हुआ, ये आपका क्या हुआ, सेंटर हुआ। देखिए जैसे ये रेखा छेदन रेखा मतलब कि वृत्त को काटते हुए निकले। देखिए एक बिंदु और दो बिंदु, एक ए और ये बी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, छेदन रेखा कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की छेदन रेखा में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको स्पर्श रेखा क्या होती है कि एक बिंदु पर छूती है और छेदन रेखा क्या होती है, दो बिंदु पर उसको छूती है, यानी दो बिंदु पर काटती हुई निकलती है। तो आज की इस वीडियो में आपको वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की छेदन रेखा में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वृत्त का तिर्यकखंड और वृत्त का वृत्तखंड में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्किल। अब हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न अब हम लोग बनाएंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा भी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध। तो ध्यान से देखिए रिलेशन क्या है। ये आपका क्या हुआ, सर्किल हुआ, ये आपका सर्किल हुआ, ये आपका सेंटर हुआ, ये आपको पता है। ये हम लोग एक चीज़ बता देते हैं, व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, इसमें आपको अब दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो देखिए त्रिज्या क्या था कि वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को व्यास कहते हैं, सॉरी त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या इधर भी तो होगा, वृत्त के केंद्र और ये परिधि के बीच की दूरी के, ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ आपका त्रिज्या हो गया। ये भी आर और ये सेंटर है, तो यहाँ से इधर आर और ये भी आर, ठीक ना। अब देखिए व्यास क्या था, तो व्यास आपको हम बताए थे कि वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। मतलब यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, डी हो गया। तो हम इसको इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ हम डी लिख सकते हैं। ये पूरा क्या हुआ, व्यास हुआ, और आधा इधर त्रिज्या और इधर त्रिज्या। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं चित्र से आप देखिए, यहाँ से यहाँ क्या है, डी बराबर आर प्लस आर, डी बराबर आर प्लस आर, तो डी बराबर आपका हो गया 2r, डी बराबर क्या 2r। तो एक ये फार्मूला बन गया, डी बराबर क्या हो गया 2r, या यहाँ से r बराबर d/2, r बराबर क्या d/2। ध्यान से देखिए r बराबर d/2। तो हम लोग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d मतलब व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। यानी यहाँ से एक रिलेशन निकला कि व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम में आता है कि व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं
कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। दोनों बात आपका सेम है। तो हम लोग का यहाँ फार्मूला बने गया, अगर त्रिज्या दिया हो तो व्यास निकालना हो तो दुगुने त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का दुगुना कर देंगे। अगर त्रिज्या दिया हो, व्यास दिया हुआ तो व्यास का आधा कर देंगे तो हम लोग का त्रिज्या निकल जाएगा। जैसे हम एक प्रश्न देखते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त का व्यास d। अभी हम लोग फार्मूला d बराबर क्या पढ़े हैं, d बराबर 2 गुने r। तो हम लोग क्या जानते हैं, d बराबर 2 इंटू r, 2 गुने 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देख सकते हैं त्रिज्या अगर 7 है तो वृत्त का व्यास क्या हो गया 14, त्रिज्या का दुगुना। अगर त्रिज्या हम बोलेंगे यहाँ 8 तो वृत्त व्यास हो जाएगा 16, त्रिज्या बोलेंगे 21 तो व्यास हो जाएगा 42। फिर अगर पूछेगा कि किसी वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो व्यास दे दिया मतलब d आपका 42 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, r। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, r बराबर d/2 यानी 42/2, ये काट देंगे 21 मतलब 21 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वृत्त की त्रिज्या और व्यास में जो संबंध अभी जो टॉपिक हम पढ़ाए, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को याद रखना है कि फार्मूला d बराबर 2r, r बराबर d/2 यानी व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आशा करते हैं कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, क्योंकि आपको कमेंट भी ज़रूर बताना पड़ेगा, क्योंकि आप बताइएगा तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं मेरा कुछ स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, उससे कहीं ना कहीं सीख रहा है। हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मेरा जो प्रयास है, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम की बहुत कमी रहती है, बहुत टाइम निकाल कर यानी हम अपना पढ़ाई को रोक कर आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप लोग इसको मजाक में नहीं ले, और जो भी वीडियो है तो उसका थोड़ा सा रिव्यू दे कि कैसा है वीडियो, क्योंकि आप देखते हैं, आप मेरा स्टूडेंट है, आप जैसा चाहेंगे थोड़ा सा जैसे बताएंगे कि सर लेवल थोड़ा सा और बढ़ाइए, कुछ बताइए, तो हम उस पर इम्प्रूव करेंगे और आपका जो डिमांड है उसका पूर्ति करने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। अगला वीडियो जो होगा वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला है, कैसे निकाला जाता है परिधि, कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, अर्धवृत्त क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।